सकता है। जिया होंगलियन ने बिना सोचे समझे ही मना कर दिया। उसके लिए जैंगी के सामने अपनी डिटेल्स एक्सपोज करना मुश्किल था। जैंगी ने उसकी तरफ मुस्कुराते हुए देखा और कहा, तो क्या ये नामुमकिन है? जिया होंगलियन ने थोड़ा डाउट के साथ अपनी आंखों में शक दिखाया। उसे समझ नहीं आया कि जैंगी का मकसद क्या है। सच कहना, उसके पास जो इन्फॉर्मेशन थी वो इतनी डिटेल नहीं थी कि हर एक व्यक्ति की लाइफ को इंट्रोड्यूस किया जा सके। लेकिन जब एंड ऑफ द वर्ल्ड आया, उसने अपने प्रीवियस पोजीशन का फायदा उठाकर और फोर्स के की फिगर्स के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन हो सके इकट्ठा की थी। इसीलिए उसकी स्टैटिक्स काफी कॉम्प्रिहेंसिव थी। लेकिन ये पुरानी इन्फॉर्मेशन अब उतनी यूजफुल नहीं थी। ये इन्फॉर्मेशन देना मेरे लिए कोई बड़ी प्रॉब्लम की बात नहीं है, जिया होंगलियन ने कहा। लेकिन मैं तुम्हें बिना किसी एक्सचेंज के नहीं दूंगी। जैंगी ने फेंट स्माइल के साथ पूछा, तुम क्या चाहोगी? फूड, एनर्जी या वेपन्स? मेरे पास ये सब चीजें हैं। जिया होंगलियन ने हाथ हिलाया। अब इतने लोग मर चुके हैं। हेवनली सी सिटी में रिसोर्स शॉर्टेज का प्रॉब्लम थोड़ा आसान हो गया है। मुझे इन चीजों की अब जरूरत नहीं है। अगर मैं तुम्हें इन्फॉर्मेशन देती हूँ तो मुझे तुमसे एक प्रॉमिस चाहिए। जिया होंगलियन ने कहा। प्रॉमिस? कैसा प्रॉमिस? जैंगी ने पूछा। जिया होंगलियन ने स्माइल के साथ कहा, अगर एक दिन हम डेंजर में होते हैं तो मैं चाहती हूँ कि तुम हमें मदद करो। अच्छा, ये एंड ऑफ द वर्ल्ड है और तुम अब भी प्रॉमिस पर विश्वास करती हो? जैंगी को थोड़ा फनी लगा। तुम्हें लगता है कि ये प्रॉमिस यूजफुल है? जिया होंगलियन ने सीरियसली कहा, मुझे लगता है ये यूजफुल है। हम हेवनली सी सिटी के आखिरी लोग हैं। अगर हमें सर्वाइव करना है तो कॉर्पोरेशन और सोशल ऑर्डर मेंटेन करना जरूरी है, वरना एक बिल्कुल डिसऑर्डर एनवायरनमेंट में कोई भी स्टेडली नहीं जी सकता। जैंगी ने इस कंडीशन को एक्सेप्ट कर लिया। अगर जिया होंगलियन को फ्यूचर में उसकी मदद चाहिए होती तो वो जरूर मदद करेगा। अगर ये सॉल्व करना इजी है तो वो एक बार एक्शन लेने को रेडी है, लेकिन अगर इसमें बहुत बड़ा प्राइस लगता है तो बात मुश्किल है। ठीक है, मैं प्रॉमिस कर सकता हूँ। जैंगी ने नोट किया। जिया होंगलियन के लिए ये एक प्रॉफिटेबल बिजनेस था क्योंकि उसे कुछ भी नहीं देना पड़ रहा था, बस कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो सिस्टम में थी। ये इन्फॉर्मेशन हमारे बेस के सर्वर में है और मैं इसे तुम्हें वापस जाकर भेज दूंगी। जिया होंगलियन ने कहा। फिर तुम कब वापस जाने वाले हो? जैंगी ने पूछा। जिया होंगलियन ने कहा, यहाँ काफी चीजें डील की गई हैं, हमें वापस जाकर अपना घर रीबिल्ड करना है। हम कल निकलेंगे। एक और बात है, हमें अपनी आर्म फोर्सेस को रीऑर्गेनाइज करना है। उसने गहरी सांस ली और बोला, इस बैटल में हमारी लॉसेस बहुत ज्यादा है। जिया होंगलियन ने जैंगी की तरफ देखा और पूछा, और तुम अभी भी नहीं जा रहे हो? जैंगी ने हल्का सा स्माइल दिया और कहा, हम भी ऑलमोस्ट वहाँ है। कुछ चीजें हैं जो मैं फिर से ऑब्जर्व करना चाहता हूँ। रात को जिया होंगलियन ने सबको ये बताया कि वो लीव करने वाले हैं। आजकल हेवनली सी सिटी रूइन में है और हमारे रेडियंट प्रोस्पेरिटी बेस को हेवी लॉसेस हुए हैं। बहुत सारी चीजें इस क्रैश से शुरू करनी होगी। हमें जल्दी से वापस जाकर बिल्ड करना होगा। सबने इसे समझ लिया। तभी युआन कोंगी ने अचानक कहा, सब लोग, इस बैटल के बाद हमारी हेवनली सी सिटी सिवियरली डैमेज्ड हुई है और फैमिली ने हेवी लॉसेस उठाए हैं और कॉम्बैट पावर में गैप आया है। इसीलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं अपनी छोटी सी स्ट्रेंथ कंट्रीब्यूट करूंगी। युआन कोंगी ने 5 छोटी वुडन बॉक्सेस निकाली। ये वुडन बॉक्सेस सबको फेमिलियर लगी क्योंकि पूरी हेवनली सी सिटी के मेजर फोर्सेस ने ये हासिल किया था। इसमें जो चीज कंटेन थी वो आइस सोल थी, जो युआन कोंगी ने खुद सेपरेट किया था। आइस सोल को सेपरेट करना आसान नहीं था क्योंकि ये उसके बॉडी का एसेंशियल सेल था। वो अपनी जिंदगी में सिर्फ कुछ 100 आइस सोल्स ही प्रोड्यूस कर सकती थी। हर बार वो आइस सोल प्रोड्यूस करती उसका बॉडी वीक हो जाता था, लेकिन इस बार उसने हर एक प्रेजेंट फोर्स को एक आइस सोल दिया, इंक्लूडिंग इन्वेस्टिगेशन टीम को भी। क्वांटिटी लिमिटेड है, मैं हर फैमिली को 2 आइस सोल्स देती हूँ। अगर तुम्हें कोई टैलेंटेड पर्सन मिले तो उसे दे दो, लेकिन अगर तुम्हारे पास कोई पोटेंशियल कैंडिडेट नहीं है तो करंट म्यूटेंट्स को भी दे देना। ये ह्यूमन बॉडी के पोटेंशियल को स्टिमुलेट कर सकता है और म्यूटेंट्स को स्ट्रॉन्गर बना सकता है। जब युआन कोंगी ने बिंगपू निकाला, जैंगी के दिल में एक चिल छा गई, जैसे आर्टिक आइस फील्ड पर चल रहे हो और अचानक एक पोलर बियर से मुलाकात हो जाए। उसके दिल में शक और भी गहरा होता गया। अगर युआन कोंगी की एबिलिटी सच में डेथ से रिटर्न है तो वो सबको आइस सोल डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। इसका मतलब है कि आने वाले वक्त में वो सबको अटैक करेगी, उन्हें मार देगी और फिर उनके पावर ले लेगी। जैंगी को ये सोचकर जो की वो बात याद आती है जब युआन कोंगी ने जो को आइस सोल देना चाहा और जो ने मना कर दिया। ये भी दिखाता है कि आइस सोल का यूज एक्चुअली रेसिपिएंट्स पर डिपेंड करता है, युआन कोंगी पर नहीं। जिया होंगलियन, वेदिंग हाई, शिंग तियान और बाकी लोगों के चेहरे पर सरप्राइज था। वो सब आइस सोल के बेनिफिशियरीज हैं और उन्होंने आइस सोल का यूज करके म्यूटेंट्स की अर्लीस्ट बैच बनाई थी। अब वो लोग आइस सोल को लेकर बहुत एक्साइटेड हैं क्योंकि इस वक्त उन्हें अपने फोर्सेस की कॉम्बैट इफेक्टिवनेस को जल्दी इंप्रूव करना है और उनके दिल में आइस सोल को लेकर कोई डाउट नहीं है। शुरू में उन्होंने स्ट्रिक्ट टेस्ट किए थे कि ये सब्सटेंस ह्यूमन बॉडी पर कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं डालती और माइंड कंट्रोल का एबिलिटी भी नहीं है, इसीलिए वो इसे कॉन्फिडेंट के साथ यूज कर सकते हैं। जिया होंगलियन ने आइस सोल को हाथ में लेने के लिए इंतजार नहीं किया। वेदिंग हाई और शिंग तियान ने भी जल्दी से अपनी आइस सोल हाथ में ले ली। बियान जुनू के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थी, लेकिन उसे इस इंटरेस्टिंग चीज में काफी इंटरेस्ट था कि रिसर्च के लिए ले जाना ठीक है। वो हेवनली सी सिटी आया और उसका एक एडिशनल टास्क था युआन कोंगी की एबिलिटी लेवल को ऑब्जर्व करना। अगर वो सच में बिना किसी कॉज के लोगों को उनकी एबिलिटीज अवेक करने में मदद कर सकती है तो वो एक टेरिफाइंग टॉप लेवल म्यूटेंट बन जाएगी। ऑफ कोर्स आइस सोल्स की प्रोडक्शन की क्वांटिटी से ये थोड़ा इफेक्ट रिड्यूस होगा, लेकिन ये भी काफी वैल्यूएबल है और एक एक्सीलेंट डेल्टा लेवल म्यूटेंट को बिलोंग करता है, जैसे कि जैंगी। जैंगी के चेहरे पर एक स्माइल थी और उसने आइस सोल को वही एक्सपेक्टेशन के साथ इकट्ठा किया। जैंगी ने युआन कोंगी से मुस्कुराते हुए कहा, हम इस बार आपके कर्ज में हैं, अगर आगे चलकर आपको कुछ
चाहिए तो बस हमें बता दीजिएगा। जैंगी की स्माइल और भी स्ट्रॉन्ग हो गई। युआन कोंगे ने नॉड करते हुए कहा, हो सकता है फ्यूचर में ऐसा हो और एक दूसरे को सपोर्ट करना नेचुरल है। जैंगी सीक्रेटली अलर्ट था क्योंकि अब उसके पास टोटल 3 सोल्स हैं। अगर डेथ रिटर्न एबिलिटी के हिसाब से एनालाइज करे तो 3 म्यूटेंट्स क्रिएट किए जा सकते हैं, लेकिन जब तक होस्ट नहीं मर जाता एबिलिटी युआन कोंगे के पास वापस नहीं आएगी और उन्हें खुद पर कोई नेगेटिव इफेक्ट्स भी नहीं होने चाहिए। ये पॉइंट पास में 4 मेजर बेसिस ऑर्गेनाइजेशन से वेरियस मीन से कंफर्म हो चुका है जो जैंगी से टेक्निकली स्ट्रॉन्ग है, तो जैंगी को फिर से कंफर्म करने की जरूरत नहीं है। जैंगी ने सीक्रेटली अपने दिल में कहा, युआन कोंगे का गोल है कि मेजर बेसिस के लीडर्स या पावरफुल म्यूटेंट्स को आइसोल यूज करने दे, लेकिन मैं इसे यूज नहीं कर सकता। फिर भी यांग शिनचिन और कैरन इसे फ्यूचर में यूज कर सकते हैं। इस तरह 3 म्यूटेंट्स क्रिएट किए जा सकते हैं, लेकिन उनकी पोटेंशियल ही उनकी एबिलिटीज का लिमिट तय करेगी, जो कहना मुश्किल है। जिया होंगलियान, शिंग तियान और बाकी लोगों के लिए जैंगी ने उन्हें याद दिलाने का आइडिया छोड़ दिया। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने इन लोगों पर पूरी तरह भरोसा नहीं किया। अगर उसने उन्हें उनके फीलिंग्स के बारे में याद दिलाया तो हो सकता है उसका सस्पिशियन युआन कोंगे के बारे में एक्सपोज हो जाए। अगर वो इसे यूज करना चाहते हैं तो उन्हें करने दो, जब तक वो मर नहीं जाते कोई और प्रॉब्लम नहीं होगी। अब सब लोग युआन कोंगे की जेनरोसिटी के लिए शुक्रिया कहकर चर्च से चले गए। उस रात कोई बातचीत नहीं हुई। सुबह जल्दी रेडिएंट प्रोस्पेरिटी बेस के लोग अपने बैग्स पैक किए और वापस जाने की तैयारी करने लगे। उनकी मोबाइल फोर्सेस ज्यादा कन्वीनियंट है, इसीलिए वो जल्दी वापस जा सकते हैं। मॉर्निंग ड्यू बेस के लोगों के यहाँ कई वाउंडेड हैं और उन्हें कुछ और दिन आराम करना पड़ेगा। शिंग तियान और उसके लोगों की कैजुअलिटी रेशियो सबसे कम है, लेकिन वॉर के दौरान उनका हैंड टू हैंड लड़ाई में इन्वॉल्वमेंट था जो बहुत ज्यादा वाइटलिटी कंज्यूम करता है, इसीलिए वो भी रेस्ट का प्लान बना रहे हैं। ऐसे में सिर्फ जिया होंगलियान और उसके लोग बेस कैंप ऑफ दी स्नो वर्शिप से निकल गए। जैंगी और उसके लोग नेचुरली उन्हें गुड बाय कहने आए। अब जब सबने लाइफ और डेथ बैटल एक्सपीरियंस किया है तो उनका रिलेशनशिप पहले से ज्यादा हार्मोनियस है और एक सिंपैथी का फीलिंग भी है। वापस जाके हमने जो एग्री किया था उसे मत भूलना, जैंगी ने जिया होंगलियान के पास आके मुस्कुराते हुए कहा और अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया। ये देखकर जिया होंगलियान चुपके से हंसी और फिर उसने जैंगी को एक टाइट हक दिया। चिंता मत करो, मैं वापस जाके तुरंत भेज दूंगी। आफ्टर ऑल मुझे आपकी मदद की सच में जरूरत है, उसने कहा। और इतने टाइट हक के साथ जैंगी ने उसके फुल फिगर को भी एहसास किया। जैंगी ने भी उसे हक किया और उसकी पीठ पर थपकी दी। तो हमारी डील पक्की। दोनों के हक करते वक्त अचानक से उन्होंने एक तेज झगड़े की आवाज सुनी जो दूर से आ रही थी। दोनों थोड़े क्यूरियस हो गए। इतना वक्त हो गया है, सब लोग अभी भी बैटल के बाद रेस्ट कर रहे हैं, ये कौन इतना इग्नोरेंट है। बहुत सारे लोग वहाँ के मूवमेंट को देखने आए। सबने देखा कि एक लड़का और एक लड़की वहाँ बात कर रहे थे। लड़के का चेहरा लाल हो गया था और वो एक्साइटेडली और श्रील वॉइस में बोल रहा था, लेकिन लड़की काफी शांत और पीसफुल दिख रही थी और ध्यान से उसने सच्चाई को समझाया। ये दोनों कोई और नहीं बल्कि ली काइले और उसकी यंग गर्लफ्रेंड शू बेबे थे, लेकिन सीन के एटमॉस्फेयर को देखते हुए वो ऑलरेडी एक्स गर्लफ्रेंड लग रही थी। शू बेबे क्लियरली रेडिएंट प्रोस्पेरिटी बेस की कॉम्बैट यूनिफॉर्म में थी और उसके पीछे एक टॉल और हीरोइक रेडिएंट प्रोस्पेरिटी बेस का ऑफिसर था। शू बेबे ने ली काइले को शांत और कामली देखा और कहा, बस करो, मैंने एक बेहतर घर ढूंढ लिया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप समझ पाएंगे, हम अब एक दूसरे के लिए सूटेबल नहीं है। ली काइले की आंखों में कंफ्यूजन और फियर था। उसका हालत अब ऐसा था कि सिर्फ शू बेबे ही उसे जीने की उम्मीद दे सकती थी, लेकिन उसने अचानक अपनी सोच क्यों बदली? क्या सिर्फ इसीलिए कि उसकी फंक्शन चली गई है? ली काइले दर्द से चीख उठा, बेबे तुम मुझे छोड़ नहीं सकती, मुझे तुम्हारी जरूरत है। तुम्हें याद है हम कितने अच्छे थे शुरुआत में? तुमने कहा था हम जिंदगी भर साथ रहेंगे, तुम्हें याद है या तुम भूल गई हो? ली काइले की कोलैप्स स्टेट को देखकर शू बेबे की आंखों में थोड़ी पिटी थी, लेकिन उसका दिल बिल्कुल भी नहीं पिघला। एंड ऑफ द वर्ल्ड के बाद वो तब तक सर्वाइव कर पाई है क्योंकि उसका दिमाग क्लियर है। शू बेबे ने ली काइले से कहा, मैंने एक इंसान ढूंढ लिया है जो मेरे लिए ज्यादा सूटेबल है। मैं एक बेहतर जिंदगी जी सकती हूँ अगर मैं उसके साथ रहूंगी तो। वो तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मुझे प्रोटेक्ट कर सकता है और मुझे एम्पल मटेरियल्स प्रोवाइड कर सकता है अगर तुम मेरी जगह होते तो तुम भी वही चूज करते। वो अभी 20 साल से कम की है, लेकिन एंड ऑफ द वर्ल्ड में उसने हर तरह के एक्सपीरियंस का सामना किया है और लोग बहुत तेजी से ग्रो कर सकते हैं, लेकिन ली काइले इसे एक्सेप्ट नहीं कर पाया। उसने दर्द से रोते हुए कहा, नहीं, मैं नहीं मानूंगा बेबे, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। क्या वो तुम्हें मेरे से ज्यादा प्यार कर सकता है? शू बेबे ने ली काइले को चाइल्डिशली देखा और हेल्पलेसली अपनी हेड हिलाई। मैं तुम्हें सच्चाई बताती हूँ, मैंने शुरू में तुमसे इसीलिए अप्रोच किया था क्योंकि तुम्हारे पापा चर्च में प्रीस्ट हैं। तुम भी काफी इंटरेस्टिंग हो और मुझे तुम्हारे लिए कुछ अच्छी फीलिंग्स है, लेकिन इन सब चीजों की वजह से मैं एक ऐसे लड़के को नहीं ढूंढ सकती जो मेरे से छोटा हो और मुझे प्रोटेक्ट कर सके। प्यार या कुछ भी, इस वक्त इसके बारे में बात करना सेल्फ डिसेप्टिव नहीं है। शू बेबे के पीछे खड़ा ऑफिसर थोड़ा इम्पेशेंट हो गया और शू बेबे ने ठंडी आवाज में कहा, ठीक है, अब हमें चलना चाहिए, फेयरवेल खत्म हो चुकी है। शू ने तुरंत टर्न किया और फिर से क्यूट बन गई। माफ कर दो, मैंने तुम्हारा टाइम बर्बाद किया, अब चलो चलते हैं, उसने कहा और ऑफिसर के साथ चली गई बिना पीछे देखे। ली काइले की आंखों में डर था और उसके चेहरे पर डर छाया हुआ था। अब उसके पास सिर्फ शू बेबे ही बची थी। अगर वो शू बेबे को छोड़ देगा तो वो कैसे सर्वाइव करेगा? उसने सबकॉन्शियस लेवल पर शू बेबे को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। बेबे, मुझे छोड़कर मत जाओ, अगर तुमने मुझे छोड़ दिया तो मैं तुम्हारे सामने मर जाऊंगा। शू बेबे की अच्छी आदत फाइनली खत्म हो गई। उसने गुस्से में ली काइले को धक्का दे दिया और फ्यूरियस एक्सप्रेशन के साथ कहा, ली, अब तुम चाहते हो या नहीं, तुम अब एक यूनिक बन चुके हो और अब भी उस तरह के सपनों में खोए हुए हो। इन शब्दों के बाद हवा में एक मोमेंट के लिए साइलेंस छा गया। जैंगी ने क्यूरियोसिटी से अपनी आईब्रोज को चढ़ाया। समझ नहीं पाया कि शू बेबे ने ऐसा क्यों कहा। क्या इस बच्चे के इतने यंग होने के बावजूद उसके भाइयों को फ्रोजन टू डेथ की बात हो रही है? जब ली काइले ने शू बेबे के शब्द सुने, वो अचानक से एक प्लांट की तरह हिला जैसे फ्रॉस्ट से मर गया
गया हो। शुबेबे को भी रियलाइज हुआ कि उसने ज्यादा ही बोल दिया। उसने अपना सर झुकाया और कहा, मुझे माफ कर दो। फिर ऑफिसर के साथ बिना पीछे देखे चले गए। उसका बस एक ही गोल था, अच्छे से जीना। उसने कोई गलती नहीं की थी। ली कायले वहाँ उदासी से खड़ा रहा। शुबेबे और ऑफिसर को ट्रक में चढ़ते हुए देखा, लेकिन उनका पीछा करने की हिम्मत खो दी। अचानक उसने एक वुंडेड बीस की तरह आवाज की और फिर भाग गया। जैंगी ने ली कायले की आइडेंटिटी पहचान ली थी, लेकिन उसको ली जियांग के परिवार के बारे में ज्यादा पता नहीं था, इसीलिए उसने बस शो को सिंपैथी के साथ देखा। शिया होंगलियान उसके साथ खड़ी थी। ये सब देखकर उसने मुस्कुराते हुए कहा, लगता है इस बच्चे को कभी मार नहीं लगी। वो कितना नाइव है। ये भी उसके लिए एक अच्छी बात है। कैसे बढ़ेगा बिना दर्द के सामना किए। जैंगी ने ली कायले पर हंसना नहीं चाहा। बड़े होते वक्त किसने प्यार की तमन्ना नहीं की। बस यही है कि सपने से जागना एक बम्पी और पेनफुल प्रोसेस है। जब तुम जागते हो तुम बड़े हो जाते हो, अगर तुम नहीं जागते तो तुम बेकार हो। जैंगी ने जिया होंगलियान से अलविदा कहा। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि लियान और उसकी वाइफ ली कायले को ढूंढने के लिए भाग रहे थे। उन्हें अपने बेटे के बारे में खबर मिल गई थी और वो डर रहे थे कि उसके साथ कुछ गलत ना हो जाए। ली जियान और जैंग फैंग एंशियस थे। उन्हें अपनी बेटी की बहुत अच्छी तरह से जानकारी थी। ली कायले को बचपन से ही उन्होंने पाला था और उसने कभी भी सेटबैक नहीं देखा, इसलिए उसकी पर्सनैलिटी हमेशा सनी और चीयरफुल थी और थोड़ी नाइव भी। रिसेंटली उसने एक पेनफुल ब्लो देखा है और उसका मेंटल स्टेट थोड़ा एबनॉर्मल हो गया है। अब जब उसकी स्पिरिचुअल सपोर्ट शुबेबे भी चली गई है, ली जियांग और जैंग फैंग को डर है कि वो कुछ स्टूपिड न कर दे। दोनों ने आसपास के लोगों से ली कायले के वेयरअबाउट्स के बारे में पूछा। किसी ने बताया कि ली कायले कैंप के पीछे भाग गया है और किसी ने नॉर्थ वेस्ट की तरफ गया। जियान और जैंग फैंग ने तुरंत उसका पीछा किया। वो लंबी देर तक चले गए और वापस नहीं आए। शाम तक किसी ने उन्हें नहीं देखा और तब जियान और जैंग फैंग ऐसे लग रहे थे जैसे उनकी सोल्स बाहर निकल गई हो। सबने अंदाजा लगाया कि ली कायले शायद मर गया है, लेकिन किसी ने इस बारे में डिस्कस नहीं किया। बहुत सारे लोग मर चुके हैं और सब नम हो गए हैं। 2 दिन बाद भी जैंगी को स्नो वर्शिप सेक्ट से कोई यूजफुल इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। जिया होंगलियान ने भी जो इन्फॉर्मेशन चाहिए थी वो भेज दी। जैंगी को लगा अब और रुकना जरूरी नहीं है, इसलिए उसने बियान जिनवो और बाकी लोगों से अलविदा कहा और शेल्टर की तरफ वापस जाने की प्लानिंग की। सबने ग्रीटिंग्स एक्सचेंज किए और जैंगी को रोकने की कोशिश नहीं की, लेकिन छोड़ने से पहले जैंगी ने बियान जिनवो को ढूंढा और कहा, कैप्टन बियान, क्या हम अकेले बात कर सकते हैं? बियान जिनवो ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराया। क्या तुमने अपना ओपिनियन बदल लिया है? जैंगी ने समझा कि बियान जिनवो उसकी रिवर्स आउट डोमेन जाने की बात कर रहा है। जैंगी ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, ये बात नहीं है, बस मुझे कुछ चिंता है और मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। बियान जिनवो ने अपने टीम मेंबर्स की तरफ देखा। सबने जैंगी को प्लेफुल नजर से देखा और वूडी ने तो और भी ज्यादा अनफ्रेंडली नजर डाली। उन्हें नहीं पता था कि जैंगी क्या कर रहा है, लेकिन बियान जिनवो ने नोट किया। ठीक है, चलो वहाँ चलते हैं और बात करते हैं। दोनों ने भीड़ से दूर चलते हुए एक डेजर्टेड स्ट्रीट पर आकर बात की। स्नो वर्शिप सेक्ट कैंप के बाहर ये जगह बिल्कुल खाली थी। अगर तुम्हें कुछ कहना है तो अभी कह दो, बियान जिनवो ने इंडिफरेंट टोन में कहा। जैंगी ने अपना सर घुमाया और बियान जिनवो की प्रोफाइल को देखा। उसका रंग पहले से ज्यादा पेल हो गया था। इवन ग्राउंड पे पड़े शैडो की व्हाइट भी उसके चेहरे के मुकाबले में कम लग रही थी। उसकी लिप्स ब्लूइश पर्पल लग रही थी, जो उसके हेल्थ के बारे में चिंता का कारण बन गई थी। जैंगी ने समझा कि बियान जिनवो को बकवास पसंद नहीं है, इसीलिए उसने सीधे पॉइंट पर बात की। कैप्टन बियान, मुझे लगता है तुम्हें थोड़े दिन और हेवनली सीसिटी में रहना चाहिए। बियान जिनवो ने जैंगी को देखा, अगले शब्दों के लिए इंतजार करते हुए। जैंगी ने आगे कहा, मुझे हमेशा लगता है कि ये मिशन बहुत आसान से खत्म हो गया है। शुरू से ही हमने अज्यूम किया था कि ज़ोंबी किंग का इंटेलिजेंस बहुत हाई है। क्या ये मुमकिन नहीं है कि उन्होंने समझ लिया कि हम ट्रैप सेट कर रहे हैं? अगर ये सही है तो क्यों वो एक जगह इकट्ठा हुए और हमें उन्हें मार नहीं दिया? बियान जिनवो ने कामली जवाब दिया, हमने तुम्हारे द्वारा रेस किए गए इशू को कंसिडर किया है, लेकिन म्यूटेटेड कॉप्सिस इंसान नहीं है और उनका इंटेलिजेंस लिमिटेड है, और इस बैटल के बाद अब तक कोई भी लार्ज स्केल ज़ोंबी ग्रुप्स नहीं मिले हैं। जैंगी ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुमने ज़ोंबी किंग के अलावा कोई हाई लेवल क्रिएचर देखा है? बियान जिनवो को जैंगी का मतलब समझ नहीं आया। तुम कहना क्या चाहते हो? सीधे बात करो। जैंगी ने उसकी आंखों में ध्यान से देखा। उसे लगता था कि इन्वेस्टिगेशन टीम का हेवनली सीसिटी में रहना स्नो वर्शिप कल्ट के लिए एक बड़ा मुश्किल होगा। अगर सब कुछ जैंगी के एक्सपेक्टेशन के हिसाब से होता है तो युआन कोंगे और जिंगी जियान बिहाइंड द सीन्स है। जब तक इन्वेस्टिगेशन टीम वहाँ है वो ओपनली एक्ट नहीं कर सकते। जैंगी ने अपने दांतों को सीखते हुए कहा, मुझे लगता है ज़ोंबी टाइड के पीछे एक मास्टरमाइंड है। जो ज़ोंबी किंग्स मारा गया है वो सिर्फ पपेट्स है, और एक और भयंकर पॉसिबिलिटी है। जो ज़ोंबी टाइड आसान से सॉल्व हुआ है वो बस तुम्हारे लिए एक शो था। पर्पस था तुम्हें हटाना और रिवर्स आउट डोमेन को कंफ्यूज करना। बियान जिनवो ने रुका और ठंडे नजर से जैंगी को देखा। जैंगी ने उसकी शार्प आंखों की चुभन महसूस की। जैंगी ने आगे कहा, ये वॉर हमें बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन मेरी ओपिनियन में ये बहुत स्मूथ लग रहा है। सब एक्शंस ऐसे लगते हैं जैसे ज़ोंबी टाइड डिलिबरेटली हमारे साथ कोऑपरेट कर रहा है। क्या तुम्हें ये अजीब नहीं लगता? बियान जिनवो ने लंबे साइलेंस के बाद पूछा, तुम्हारे कहने का बेसिस क्या है? मुझे एविडेंस चाहिए। जैंगी ने गहरी सांस ली और सोचने के बाद हेल्पलेसली शेक किया। मेरे पास अभी कोई कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है, लेकिन ये डाउट सच है। बियान जिनवो ने अपने माउथ के कॉर्नर को रेस किया, जो मॉकिंग नहीं बल्कि एनकरेजिंग लग रहा था। तुम बहुत कॉशियस हो, जो एक अच्छा एटीट्यूड है। कॉशियस रहना जिंदगी को थोड़ा टायरिंग बना सकता है, लेकिन ये मरने को आसान नहीं बनाएगा। लेकिन तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। चाहे हेवनली सी सिटी में प्रॉब्लम कितना भी सीरियस हो, ये रिवर्स आउट डोमेन के लिए एक छोटी सी बात है। बियान जिनवो ने अपनी पतली और लंबी हाथ को आगे बढ़ाया और कहा, चाहे कितना भी बड़ा ट्रबल हो, हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं अगर हम चाहें। जैंगी ने मुस्कुराते हुए बियान जिनवो को और कुछ नहीं पूछा। शुरू से लेकर आखिर तक ये बस उसका अंदाज